बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी उसके बाद रवा हफ्ते दोनों ममालिक के दरमियान कतर में मुआहदा हुआ और एक और मुज़ाकरात का सेशन जो है वो अक्टूबर में ही इस्तांबुल में मुतवक्के है, उसके अंदर भी चीज़ें डिस्कस होंगी। सवाल ये है कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमें अफ़गान लीडरशिप की जानिब से सुनने को मिल रही हैं, उसके बाद ये मुआहदा कितना देर पा जो है वो लग रहा है, कितनी देर तक ये जो है जंगबंदी रहेगी, प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने देखा कि कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी INS विक्रांत पर गए, वहाँ पर उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह के विजुअल्स वहाँ से देखने को मिले हैं, इस बात का कभी इम्कान है कि आइंदा जो शरारत भारत की जानिब से होगी वो समंदर की तरफ से होगी, यानी INS विक्रांत से जो है वो शरारत की जा सकती है। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर आगाज़ करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है। जिस तरह की स्टेटमेंट सर हम इस एग्रीमेंट से पहले और बाद में देख रहे हैं अफगान लीडरशिप की, आपको सर क्या लगता है, मतलब रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कि ये जंगबंदी कितनी देर तक चल सकती है इस तरह की अप्रोच के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर, गुड टू बी विद यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हैदर, बात यह है कि आपका और अफगानिस्तान का अगर को मुवाजना किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह को ऐसा तकाबली मुवाजना तो नहीं हो सकता। अगर आप मिलिटरीली देखते हैं, अगर आप इकोनॉमिकली देखते हैं, पॉलिटिकली देखते हैं या इवन डिप्लोमेटिकली देखते हैं, बट मुसीबत या अलमिया यह है कि वो आपके हमसाए हैं और वो बदल नहीं सकते। दूसरी बात, एक और जो फैक्चुअल चीज़ है कि हमारे कोई अज़ाइम ऐसे नहीं कि हम अपनी कोई जारहाना पॉलिसी इख्तियार कर रहे हों या हम उन पे कोई कब्जा करने जा रहे हों। तीसरी हकीकत यह है कि हमने उनसे क्या लेना है। हम एक दूसरे की सलामती की बका की जमानत चाहते हैं। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो सिर्फ वन एजेंडा पॉइंट है, दैट इज लेट्स लिव टुगेदर विद पीस, राइट। और उसमें हम बार बार उनको कई अरसे से बार बार सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब आपके यहाँ जो शरपसंद और जो दहशतगर्द प्रूवन है, और जिनको मैं या आप नहीं कह रहे बल्कि यूनाइटेड नेशंस और जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनकी राय और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो आपके पास मौजूद हैं, उनको लगाम दे दें या उनको हमारे हवाले करें या उनको लगाम दें। लेकिन अगर आप आइडियोलॉजिकली अपने कबायली प्रॉब्लम्स की वजह से, लिसानी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और उनको छोड़ देते हैं हमारे ऊपर, तो फिर इसका तो हम आपको कोई बार बार सब्र तो नहीं कर सकते। हमने जवाब, अब जब ये सारा अलमिया हुआ और ये सारा सान्या हुआ, बामरे मजबूरी हमने टिट फॉर टैट जवाब दिया जो कि हमने देना था। अपनी सॉवरेनिटी पे तो आप भी तस्लीम करेंगे, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। अब जब ये मुआहदा हुआ है, यकीन करें कि हम सब इसको खुश आइंद करार दे रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव देख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने इसको अपनी फतह गर्दाना, उन्होंने समझा कि शायद हमने ड्यूरेंट लाइन को डिस्प्यूट कर लिया है, डिस्प्यूटेड कर दिया है और शायद हम पाकिस्तान को हराने में ना कामयाब हो गए। ऐसी कोई वजह नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो दूसरी बात कि अगर आप माजी को देखते हैं, माजी करीब माजी बईद, तो हमेशा से इनके वादे वईद जो रहे वो कभी नहीं उतरे, तो हमें दूसरा शक उस पे है। लेकिन मसला हमारा क्या है? हमारा मसला ये है कि हम इनसे अमन के साथ रहना चाहते हैं और रहना चाहिए। तो मैं पुरुमीद इस सेंस में हूं कि पाकिस्तान की इंटेंट तो बहुत पॉजिटिव है और जो इन्वॉल्व्ड कंट्रीज हैं उनकी भी इंटेंट बहुत पॉजिटिव है। सो वी विल हैव टू मेक इट हैपन दिस वे और दैट वे। लेकिन सर पाकिस्तान की इंटेंट जिस तरह आपने कहा यकीनी तौर पर पॉजिटिव है, और उससे पहले पाकिस्तान की इंटेंट जिस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाबी जो कार्रवाई थी उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी इंटेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका मुजाहरा किया। अभी आपने जो बात की, जो अंदर सालिस ममालिक हैं, कतर है, तुर्किया है, ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों। ये दोनों हमसाया ममालिक, इस्लामी ममालिक है, दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश है। जो अप्रोच सर हमें अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है और माजी में जिस तरह आपने खुद हवाला दिया कि इन्होंने पहले भी काफ़ी मरतबा वादे वईद किए लेकिन उनके ऊपर पूरा नहीं उतरे, तो अभी इनका माजी सामने रखते हुए और ये फैक्टर भी कि इसमें अब कतर भी है शामिल, ये कोई बायलैटरल मामला नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तुर्किया भी इसमें शामिल होने जा रहा है जब नेक्स्ट सेशन होगा मुज़ाकरात का, तो उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट और जो अप्रोच हमें दिखाई दे रही है काबुल की,
वो उसके बाद आपको मतलब रियलिस्टिकली क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या पोजीशन होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान? देखिए, जो आपका प्रॉब्लम है कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी हैसियत आपकी एक तस्लीम शुदा है, और मई के वाक़यात के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। सफारती और अस्करी महाज़ों पे भी आपको ज़रूर दुनिया एक कदर की निगाह से देखती है। अब हम दो फ्रंट मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हक में नहीं। इनको उकसाने वाली एक ही ताकत है, और वो है हिंदुस्तान। अब हमने किसी न किसी तरह से न सिर्फ टर्किया और कतर, मैं तो चाहूंगा कि इस वक्त सऊदी अरब को भी आप ऑन बोर्ड करें, बिकॉज उनकी लेवरेज इन पे ज्यादा है, और किसी न किसी तरह सिफारती महाज पे इनको ये बावर कराएं कि चले, अगर आप हमें आपके तो शकूक हैं तो आपको भी हम पे शक है डेफिनेटली। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि इन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया, और आजकल भी नफरत जो फैल रही है उसमें यह भी प्रोपेगेंडा है कि हमने अमेरिका के लिए इनको मारा। हालांकि उसमें वो एक अलहदा बिल्कुल बहस ठीक है, बात है सर। लेकिन देखिए वो एक अलहदा बहस है, उस पर क्या किया जाता है। मेरे ख्याल में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बड़ी मेच्योरिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, बिकॉज हमारी एक साख है, हमारे इदाराजात हैं, ढांचा है, जबकि इनके पास ना कोई इदारा है, ना कोई ढांचा है, ना इनकी आपस में कोई हार्मनी है। कोई गुलबुद्दीन की आवाज बोलता है, कोई हक्कानी ग्रुप की बोलता है, कोई नदर की बोलता है, फिर ये हरकुतुल इंसार और जो टीटीपी हैं, इनके साथ इनके लिसानी, इलाकाई और मजहबी मजबूरियां हैं, आइडियोलॉजिकल मजबूरियां हैं, इन्होंने उनको लेके चलना है। लेकिन अल्टीमेटली बड़ी रियासत होने के नाते और बड़ा मुल्क होने के नाते हमें ही इनके पास जाना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि कुछ गिव एंड टेक करके, बिकॉज ये भी आप समझें कि कुछ भी हो जाए, इनके कल जल्जला खुदा ना खास्ता आ जाता है, सर्दियां आ जाती हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ अंदर से आवाजें उठेंगी, तो और हम जाएंगे भी, क्योंकि हमारा इनका एक रिश्ता है, खून का है, इस्लाम का है। लेकिन मेरे ख्याल में मसलियत इसी में है कि इनके साथ मामला तय किए जाएं, बड़ी ताकतों को शामिल किया जाए। इनकी इंटेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो रास्ता ही हिंदुस्तान को ना दे जिस पे हिंदुस्तान चल के इनको ब्लैकमेल कर लेकिन सके। सर, अगर वो खुद उस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, आपने जो कहा कि इस सब की पुष्टपनाही भारत कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब ने जब भारत का दौरा किया, भारत में बैठकर उन्होंने पाकिस्तान से मुतालिक जो बातें की, फिर मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो भारतीय मौक़िफ़ है उनकी जॉइंट स्टेटमेंट में वो चीज़ें भी मैंशन थी। अभी रिसेंटली मुल्ला याकूब जो अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो एक जानिब अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो बात कर रही है भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की, और उसी के साथ वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रही है। फिर आपने जो अदरवाइज जो बात की, मुझे याद पड़ता है कि चंद रोज़ कबल भारतीय मीडिया में ये भी डिस्कस हुआ कि शायद अफगानिस्तान को जो है उनकी फ़िज़ाइया के लिए भी भारत कोई मुआवनत फराहम करे। तो इसकी कोई पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही? बिल्कुल, इस तरह की बहुत पॉसिबिलिटीज आपको नजर आएंगी। न सिर्फ फिजाइयों को मदद देंगे, जो कि है तो कुछ भी नहीं, फिजाइया क्या है उन बेचारों के पास, और क्या वो सीख लेंगे। और फिर अगर मैं एक बात कहूं कि किन से सीखेंगे, उनसे सीखेंगे जिनको हमने सबक सिखाया है। तो ये तो बात सही, लेकिन लेकिन बात यह है हैदर कि अगर रियलिस्टिकली देखो तो वो हमें खराब जरूर कर सकते हैं। कैसे? कि उनको, लेट से मैं मिसाल देता हूं, कि उनको ऐसा असला देना शुरू कि मिसाइल दे देते हैं, जैसे हमने जब इनको स्टिंगर हमने लेके दिए तो इन्होंने रशिया को मात दी। उस वक्त भी ये ऐसे ही लोग थे। तो बात यह है कि असल नुकसान तो हमारा है, हमारे मासूम शहरियों का है। गुरिल्ला वॉरफेयर है तो मुश्किल जंग, ऑल्दो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम गुरिल्ला वॉरफेयर में भी अब हमारे आर्म फोर्सेज जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असासे हैं, हमारे पास ट्रेनिंग है, लेकिन इस जंग का फायदा कोई नहीं। हम हमेशा ये चाहेंगे कि इनके साथ अमन पे रहे। अब अमन के लिए क्या होगा? अमन के लिए इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनका हमारे और इनके दरमियान एतमाद की खलीज बहुत ऊंची हो चुकी है। लेकिन अगर हम आपस में ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से बात करने को तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक लेसर इवल है। इनको अगर एंगेज किया जाए और गिव एंड टेक से बिठाया जाए इनको, तो और रास्ता तलाश करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता हम इनसे खौफजदा है, खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं। हमें अपनी मसलहतें देखनी है।
माजी में हमने जब मसलतें देखी तो बहुत से हमारे अंदरूनी आवाज़ें ऐसी हैं जो हमारी पिछली पॉलिसियों को एग्री नहीं करते, और बार बार उन्हीं का हवाला दिया जाता है कि आपने माजी में ये जुल्म किया, ये ज्यादती की। लेकिन उन जुल्म और ज्यादतियों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ दे के इनके साथ मसलियत वाला रास्ता इख्तियार करें। यह लॉन्ग टर्म में हमारे हक में नहीं है। दो तीन बातें देखें, इस एरिया में चाइना की जो प्रेजेंस है वो हमारे लिए भी जरूरी है, इनके लिए भी जरूरी है, बट हो सकता है कुछ ताकतों के लिए वो जरूरी ना हो। जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव है या जो एक्सेस टू सेंट्रल एशियन स्टेट है वो हमारे लिए भी जरूरी है, और कुछ और हमारे रीजनल पावर्स के लिए जरूरी हो, बट हो सकता है कुछ एक्सटर्नल पावर्स के लिए वो जरूरी ना हो। इस चीज को समझते हुए बुर्दबादी के साथ, जिम्मेदारी के साथ इनके साथ बैठकर इनको एंगेज करें, और इकोनॉमिकली ये आप पे डिपेंडेंट है, उसमें इनको ज्यादा लिवरेज दे दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने जो बात की कि इस बात का इम्कान है कि भारत इनकी फ़िज़ाइया को इस्टाब्लिश करने में मदद दे, वो किस तरह की मदद भारत फराहम कर सकता है? जो भारतीय मीडिया पर हमने चीज़ें देखी, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, शायद वो इस वजह से चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे कि पाकिस्तान उस हवाले से तैयार ना हो। बहरहाल पाकिस्तान की तैयारियों का तो उनको अंदाज़ा है। तेजस की बात हो रही थी कि भारत अफ़गानिस्तान को तेजस दे सकता है और उसके बदले वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। अभी रिसेंटली हाल ने जो भारतीय फ़िज़ाइया को तेजस दिए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें इंजन्स नहीं हैं। तो अगर भारत कोई फ़िज़ाई मदद फराहम करता है या उनकी फ़िज़ाइया को इस्टाब्लिश करने में मदद करता है, वो किस तरह की मदद हो सकती है आपके नज़दीक? और किस तरह के जहाज़ हैं जो आपको लगता है कि भारत दे सकता है अफ़गानिस्तान को? देखिए, बात यह है कि तेजा की मार्केट अभी तक बाहर इस्टेब्लिश नहीं हुई। ये इस तरह के मौके होते हैं जिसमें आप एक फ्लैगशिप सिंबॉलिकली भेजते हैं कि देखिए जी, तेजा एक्सपोर्ट हो गया और अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट हो गया। होगा ये, जो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों को उठाएंगे, अपनी एकेडमीज में लेके जाएंगे और उनकी दो तरह से ट्रेनिंग करेंगे। एक तो इनकी जो जहनी तौर पे इनका झुकाव होगा वो अपनी तरफ करेंगे, दूसरा इनको तरबियत देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि फिजाइया बनते हुए, मैच्योर होते हुए सालों लगते हैं, बिल्कुल ठीक। कि एक साल 3 साल की बात नहीं। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, वरना राफेल की टेक्नोलॉजी वाले भी आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता, माइंडसेट से फर्क पड़ता है, और माइंडसेट लेने में भी कई साल लगते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो ये करेंगे, और जरूर कर रहे होंगे और शायद को मुआहदे भी हो चुके हों, कि ये उनको अपनी एकेडमीज में लेके जाएंगे, तीनों एकेडमीज में। और सिविल सर्विसेज के लिए भी, अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने भी ये कोशिश की थी, नेटो ने भी कोशिश की थी कि इनकी जो सिविल आर्म सेटअप है उसको भी ट्रेन करेंगे। लेकिन उसका नुकसान हमारे लिए ये है कि वो माइंडसेट फिर दूसरी तरफ चला जाता है। एक प्रोपोगेशन जो होती है वो एंटी पाकिस्तान चली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनके अंदरूनी मामलात हैं जिससे दोस्ती करें, जिससे दुश्मनी करें, हमसे दुश्मनी ना करें। और हमारे मामलात में हम इनके साथ बड़ी, मैं फिर कहूंगा कि चूंकि आपका ढांचा बड़ा है, इनके यहाँ ढांचे नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बहुत अच्छे, उनको एक्सप्लॉइट करके कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस को इन्वॉल्व करके इन पे अपना रसूख अभी से बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक। आखिर में सर ये बताइएगा, कल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो INS विक्रांत पर थे और वहाँ पर उन्होंने जो तकरीर की और जो विजुअल्स सामने आए, उसके बाद बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि अगली मरतबा जब भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई महाज खोलेगा, कोई शरारत करेगा, तो उसके लिए INS विक्रांत का इस्तेमाल होगा, और अब जो है वो समंदर के रास्ते भारत शरारत करेगा। आपको इसका कोई इम्कान दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि बिहार में जो अगले माह इलेक्शंस हैं, जो सर्वेज हैं वो भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी की पोजीशन वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। जो सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, उनके हक में तकरीबन 8% लोगों ने, जो सर्वेज हुए हैं, 8% लोगों ने उनके हक में वोट दिया है। तो इस कमज़ोर पोजीशन के बाद, और जितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए बिहार का इलेक्शन, आपको लगता है कि कोई शरारत भारत कर सकता है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, मेरा तज्जिया है कि जो कन्वेंशनल वॉर है उसकी स्पेस अभी नहीं बन रही। दो तीन वजह। पहली वजह यह है कि इनके साथ जो इनको शिकस्त हुई उस पर अभी ये मुंह छुपाए फिर रहे हैं, इनकी अपनी आवाम भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी बात आपकी कि साउथ से मुझे बिल्कुल शक है कि ये साउथ से कोई छोटा ऑपरेशन, कोई शरारत जरूर कर सकते हैं, बट विक्रांत से नहीं। देखिए, जितना आप शोर मचाते हैं ना, जब आप शोरो होगा करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि इस वक्त आपका दिमाग सोचने पे मजबूर नहीं हो रहा, आपकी हिकमत अमली खत्म हो गई है, और आप सिर्फ शोर पे। पहले इन्होंने सरकरी का मसला उठाया, कोई मसला नहीं है,
एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिस पे डिस्कशन जारी है, वहां पे इनके दफाई वजीर ने जाके एक नई कहानी जड़ दी। अब फिर साउथ में जाके विक्रांत पे, क्योंकि हवा ये यही चीज किसी हवाई बेस पे जाके क्यों नहीं करता, इसलिए कि वहां पे लोगों को अया हो जाएगा। तो इसलिए ये साउथ का चैप्टर खोलने की कोशिश तो करेंगे, शरारत भी करेंगे, लेकिन कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकते। कोई ना कोई शरारत, फ्लैगशिप ऑपरेशंस, मैं तो कहता हूं कि अपने मुल्क में भी मोदी करवा सकता है, बिकॉज उसने किसी ना किसी तरह अपनी साख बहाल करनी है, जिसका आपने बड़ा तफसीली अहाता कर लिया। बिल्कुल ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल। मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी, और ये बात दुरुस्त है कि भारतीय वज़ीर आज़म की जो अप्रोच है वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने मुल्क में भी जो है वो अपने लोगों को मरवा सकता है। और अपने इंतकाल से चंद माह कबल मकबूजा कश्मीर के जो साबिक गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात कही थी। बीजेपी के अपॉइंटेड थे वो गवर्नर, उन्होंने भी ये कहा था कि मोदी अपने इक़्तिदार के लिए किसी को भी मरवा सकता है, इस हद तक वो जा सकता है। अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की पॉलिटिकल मामला थे उनको डिस्कस करेंगे कि नजिएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वफाकी हुकूमत के दरमियान इस वक्त मामला ठीक नहीं है। एक्सपेक्टेड भी था कि सुहेल अफरीदी साहब जिस वक्त आए और उनके आने से पहले तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई कि अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों हटाया जा रहा है, सुहेल अफरीदी साहब से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो तवक्को तो यही थी कि जब ये आएंगे तो इसी तरह के सिलसिला होगा जो अभी वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान है। लेकिन मीनवाइल एक और चीज़ हो रही है, वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाकी हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो भी बहुत खुश नहीं, और बिलखसूस उनका मसला पंजाब हुकूमत से है। तो ये किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होंगी, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और पंजाब असम्बली के मेंबर अहमद इकबाल चौधरी साहब ने। अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अभी जिस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है, मतलब एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि जिस वक्त सुहेल अफरीदी साहब आएंगे वो टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे वफाकी हुकूमत को। अभी वफाकी हुकूमत को इनको फैसिलिटेट करने की भी कोशिश कर रही है, वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो आपके नज़दीक किस तरीके से मामला आगे चलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो जमात इस वक्त बरसर इक़्तिदार है खैबर पख्तूनख्वा में और काफ़ी अच्छे से, उस जमात का कोई मंशूर, कोई नस्ब-उद-ऐन तो है नहीं। उसका सिर्फ एक नजरिया है और वो खुशनुदे इमरान है। और अब वो खुशनुदे इमरान हासिल करने के लिए जो सबसे ऊंची आवाज में बात कर सकता है, जो सबसे गंदी गुफ्तगू कर सकता है, जो सबसे ज्यादा गलाजत भरी बात कर सकता है, जो सबसे बड़ी बड़ी गालियां दे सकता है, उसको वो माइक पकड़ा देते हैं, उसको वो स्टेज दे देते हैं, उसको वो ओहदा दे देते हैं, उसको वो ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, टिल द पॉइंट के वो उससे भी कोई ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दे तो फिर उसके पास माइक चला जाता है और उसके पास ओहदे चले जाते हैं और उसके पास जिम्मेदारियां चली जाती हैं। लेकिन जो असल टेस्ट है अब वो ये कि देखें, आपने अगर इस रियासत के साथ पहले भी लड़ाई करने की कोशिश की, अब आपके पास इतने मौके आए, आपके पास जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, आपके पास एक मौका था कि आप कौमी एकजहती का इजहार करते, आप अपने मुल्क के साथ खड़े रहते, तब भी आपने मुल्क के साथ खड़े रहने को तरजीह नहीं दी और उस वक्त भी आपने उस वक्त कौमी एकजहती का मुजाहरा नहीं किया। अब दोबारा जब पाकिस्तान इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर इतनी पजीराई मिल रही है और पाकिस्तान का कद इतना बढ़ रहा है, इन हालात में आप बजाय कि पाकिस्तान की रियासत का साथ दें, पाकिस्तान की रियासत का आप हिस्सा हैं, चारों सूबे फेडरेशन का हिस्सा हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक सूबा जो है वो फेडरेशन से भी बालातर हो जाए या उससे अलग लाइन टो करना शुरू कर दे। तो जाहिर है ये इख्तिलाफात पहले दिन से पीटीआई और पीएमएलएन के हैं, ये सोच का, नजरिए का फर्क है। और मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की खालिक जमात है, वो आज से नहीं है। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बनने से पहले की है और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक ही चीज है कि पाकिस्तान की रियासत मजबूत हो, पाकिस्तान को जो जिन खतरात में इस वक्त घिरा हुआ है उससे बाहर निकालें और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी कामयाबी हुई, चाहे वो माशी महाज पर हो, चाहे वो सफारती महाज पर हो, चाहे वो दिफाई महाज पर हो। अब पाकिस्तान का सिर्फ एक चैलेंज और वो है अंदरूनी यकजहती। और आपको लगता है कि अभी मौजूदा हालात में जिस तरीके से बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो मामला सामने आ रहे हैं वफाकी हुकूमत को लेकर,
उसमें मुस्तकबिल करीब में ये चीज़ें मुमकिन है? देखिए, ये तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। दे हैव टू बिहेव मैच्योरली, दे हैव टू, अगर उन्होंने वही कोई ऐसा मिस एडवेंचरिज्म किया और फिर दोबारा स्टेट की रेट को या स्टेट की पॉलिसीज को डिस्प्यूट किया या उनके साथ तसादुम इख्तियार किया, तो फिर आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लीवर्स मौजूद हैं और ऐसे आउटलेट्स मौजूद हैं कि उस सिचुएशन में देयर आर ऑप्शंस जो रियासत के पास दस्तयाब हैं। और वो ऑप्शंस क्या हैं कि गवर्नर राज की तरफ जाया जा सकता है? मतलब कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी ये कोई पसंदीदा फेल नहीं है। कभी भी माजी में जब भी गवर्नर राज लगा है, कोई ये पसंदीदा फेल नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है। बट ऑब्वियसली सूबे पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं उनके साथ उनके मुताबिक चले। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक मुल्क की पॉलिसी कुछ और हो और सूबा किसी और सिमत में चलना शुरू कर दे। चले, मतलब ये तो तहरीक इंसाफ का मामला हो गया ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मसला है? हम ये देख रहे हैं कि वफाक में कभी चीज़ें कंफर्टेबल होती हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, कभी थोड़ी बहुत जो है वो तू तकरार हो जाती है, लेकिन पंजाब में तो मुसलसल पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ महाज खोला हुआ है। जो पंजाब की लीडरशिप है, नदीम अफजल चंद साहब हो जाएं, हसन मुर्तज़ा साहब हो गए, चौधरी मंजूर साहब हो गए, तो मुसलसल मुस्लिम लीग नवाज़ पर और पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते आ रहे हैं। तो इनके साथ क्यों नहीं आप लोग मामला को सेटल कर पा रहे? और प्रॉब्लम्स क्या है बुनियादी तौर पर? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इकट्ठे चलना है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये इश्तराक कब शुरू हुआ था? जब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था और टेक ओवर कर लिया था। उस वक्त ARD की शक्ल में दोनों जमातें इकट्ठी हुई। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बैठकर कुछ चीजों पे इत्तफाक किया कि वी नीड टू मूव बियॉन्ड दिस पॉलिटिक्स, जिसमें हम हर वक्त एक दूसरे को नीचे लाने की कोशिश में सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते हैं और कोई मैच्योरिटी का मुजाहरा करें और सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और फिर उसके बाद आपने देखा कि फेडरेशन को मजबूत करने के लिए दोनों जमातों ने इकट्ठे होकर 2/3 अक्सरियत से बाकी इलाकाई जमातों को साथ लेकर 18th अमेंडमेंट की। फिर NSC अवार्ड पर एग्रीमेंट किया, जिसमें सूबे काफी हद तक खुद मुख्तार हुए और उससे पाकिस्तानी अवाम को चारों सूबों में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इश्तराक और पार्टनरशिप का नतीजा है कि जिससे पाकिस्तान को बहुत फायदा भी पहुंचा। लेकिन अगर कुछ स्टेटमेंट्स इधर उधर फ्लोट कर रही हैं, कुछ तो आपने जिन लोगों का जिक्र किया मेरे ख्याल में उसमें कोई लोकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी फैक्टर हो सकती है कि वहां पे कहीं पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं लॉस्ट टू PMLN, उस वजह से हो सकता है बयानबाजी हो। बट आई थिंक बाय एंड लार्ज अब तो चीजें सेटल डाउन हो गई हैं और कोई ऐसा हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद भाई, अभी हालिया जो सैलाब की सूरत हाल थी उसमें हमने देखा कि आप फ्रंट फुट पर मौजूद थे और आपने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने लोगों को आप बचा सकें सैलाब की तबाही से, और आपके लोगों ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। आप बार बार कॉशन भी करते थे कि पानी आ रहा है, पीछे हटें। आप खुद जाके मौका पर जो है वो बंद भी जो है वो बनवाते रहे। हर चीज़ हमने देखा, आपने बड़ा बेहतरीन काम किया उस सारे मामले में। अभी सिचुएशन ये है कि ठीक है, वो वक्त गुजर गया, तबाही हुई, नुकसान बहुत हुआ। मुस्तकबिल को लेके अब पंजाब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? तब तो हमने बहुत बातें सुनी कि पानी चूंकि अपना रास्ता लेता है, अब इस हवाले से सीरियसली और एग्रेसिवली गवर्नमेंट काम करेगी कि जो रास्ते हैं दरियाओं के उनको क्लियर करवाया जाए, इंक्रोचमेंट जो है वो क्लियर हो, सारे मामला। तो अभी गवर्नमेंट उस हवाले से कुछ कर रही है? क्योंकि अपेरेंटली तो कुछ चीज़ अब दिखाई नहीं दे रही। नहीं, एब्सोल्युटली जो आपने बात की है, देखें अब हम जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं ना, ये एक अनप्रिडिक्टेबल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का दौर है। यानी इसमें आपकी पेशन गोइयां और एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसके मुताबिक वेदर बिहेव भी नहीं करेगा और इरेटिकली यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे। सो अब हम ये नहीं कर सकते, ये तो कुदरत का निज़ाम है, ये कि हम सैलाब आने रोक नहीं सकते। जैसा आपने कहा कि अब हम
मुस्तकबिल के सैलाबों के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो उसके लिए इस वक्त आई थिंक गवर्नमेंट इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो उसमें हमसे प्रपोजल नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि देखिए फ्लड की इस तरह की कोई भी नेचुरल डिजास्टर है तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। सो द फर्स्ट स्टेज ऑब्वियसली जब सैलाब गुजर रहा था वाज रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन। अब हम रिकंस्ट्रक्शन फेज में भी हैं और फिर अब हमने प्रिपेयर्डनेस फेज में भी जाना है। सो रिकंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ एट अ मैस स्केल, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करना है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करना है इन अ वे कि वो जब कल को सैलाब आए तो वो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें उसकी कैपेसिटी एनहांस की जाए, वो पानी को बर्दाश्त कर सके, उसमें वाटर चैनल्स बनाए जाएं, उसमें कल्वर्ट्स बनाए जाएं सड़कों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पानी बहता रहे। और फिर प्रिपेयर्डनेस की तरफ हमने जाना है कि हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स बेटर। और उसमें आई एग्री विद यू दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट हम ये जो वाटर वेज हैं और रिवर बेड है और उसके जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो जैसे कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है, हम सबसे पहली चीज़ है कि कुदरत को रिस्पेक्ट करें, नेचर के निज़ाम को रिस्पेक्ट करें और वहाँ पर हम अपने आप को इम्पोज करके, बहुत सारे मैंने विजुअल्स देखे हैं सैलाब के ऐसे जहाँ पे लोग कह रहे जी हमारा ट्रैक्टर डूब गया, हमारा ये डूब गया। उनसे ये सवाल भी पूछना चाहिए कि आप दरिया से कितना दूर बैठे हैं। अगर आपका डेरा जो है वो दरिया के अंदर आपने बनाया हुआ है, वहां आपने माल मवेशी डंगर बांधे हुए हैं, वहां आपने अपनी मशीनरी खड़ी की हुई है, तो जाहिर है फिर उसका नामो निशान नहीं मिलेगा कि जब इतने लाखों क्यूसेक पानी गुजर जाएगा तो वो इतनी सिल्ट छोड़ जाएगा कि वो तो कई फुट सिल्ट छोड़ जाएगा। सो वी नीड टू दिस एंड दिस इज हैपनिंग एट मल्टीपल लेवल्स। ऑब्वियसली ये फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी इस पे काम कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है एंड सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव। वो खुद फील्ड पे थी, उन्होंने हमें, उनकी हिदायत थी कि हम लोग खुद फील्ड में रहें, लोगों के साथ रहें, पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करें, लोगों के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े रहें। और उन्होंने ये पंजाब की आवाम से ये वादा भी किया है कि अगली दफा अगर ऐसा सैलाब आएगा तो ये जो तबाही हुई है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। और आई होप कि पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से आपकी असिस्टेंस भी ले रही होगी, क्योंकि आपने हाउसिंग को स्टडी किया है, आप चीज़ों को समझते हैं और पंजाब असम्बली के उन चंद मेंबरान में हैं जो इस सारे सिनेरियो में बड़ा पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद इकबाल साहब, आपने प्रोग्राम पहला नाज़रीन अहमद इकबाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को लेकर अब जिस तरह की अप्रोच अपना ली है, चीज़ें किस तरीके से बेहतर होंगी। और अभी वफाकी गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटेट करने की कोशिश की केपी गवर्नमेंट को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के थ्रू, वो भी लेने से इनकार कर दिया गया। तो ये अप्रोच अगर रहेगी केपी के गवर्नमेंट की तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हमायूं मेमन साहब। कहने जाएगा जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खैबर पख्तूनख्वा के नए जो मुंतखब वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो बार बार इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि उनको मैंडेटरी सिर्फ इमरान खान साहब की रहाई का है उनके पास और उसी के लिए वो काम करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने आकर मीडिया को बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब वो मज़ीद एज चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं करेंगे और नए वज़ीर आला जो हैं वो सुहेल आफरीदी होंगे। उस वक्त उन्होंने कहा कि एक तासुर ये जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक की पॉलिसीज़ को टो कर रही है और हमने इस तासुर को ख़त्म करना है। अब हम ये देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब इस कदर इस तासुर को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं कि वफाक की जानिब से जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गई उनको भी वापस कर दिया गया है। तो अगर इस तरह के मामलात रहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, अभी भी वो लड़ रहे हैं, तो ये सिलसिला किस तरीके से आगे बढ़ेगा प्रोग्राम के अंदर इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हमायूं मेमन साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सेनेटर साहब सबसे पहले ये बताइएगा, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लोगों से बात हुई, बिलखुसूस पंजाब के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने ये तलवार लटका दी स्टेटमेंट दे के वफाक की पॉलिसीज़ के हवाले से कि वो टो नहीं करनी, ये तासुर नहीं जाना चाहिए, और अब वो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे कि आगे मामला मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की बात थी भी
तो ओपनली उसका इजहार करके अब हकीकतन सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर तो तलवार लटका दी सलमान अकरम राजा साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाम या का नस्ताइन। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। बात अगर हम लोगों ने सियासत करनी है पाकिस्तान की, हमने अगर सियासत करनी है कि पाकिस्तान के अंदर मसले हल हों, और पाकिस्तान का मेरी नज़र में जो इस वक्त सबसे बड़े मसलों में से एक मसला है विच कैन बी कॉज जो बाकी जितने मसले उनके अंदर इसका एक मेजर रोल या एक सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, वो है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से टेररिज्म पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, आपकी फॉरेन पॉलिसी, हर चीज़ के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने ये देखा कि जुनैद अकबर साहब ने, जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा कि हम जब भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज के हवाले से कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हमारी अपनी हुकूमत हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। तो अब तो अली अमीन गंडापुर साहब भी वज़ीर आला नहीं है, सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एहतजाजी सियासत की तरफ जाएगी। देखिए, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, ये तो वक्त बताएगा और चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसके ऊपर डिसीजंस लेंगे। जहाँ पे भी हो, अगर किसी जगह पे गलत चीज़ हो रही है तो चाहे वो केपी की हुकूमत हो या कहीं और हो, उसके ऊपर मतलब जो गलत चीज़ है वो गलत चीज़ है, लेकिन ओवरऑल एहतजाज के ऊपर कभी कोई एक्शन होना नहीं चाहिए। एहतजाज इज़ द राइट, एहतजाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एहतजाज एक किस्म का आप ये समझे, ये ऑडिट होता है, ये हुकूमतों का ऑडिट होता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें या विसल ब्लोअर होता है या जो भी कर रहे हैं। लेकिन सर वो तो तब होता है अगर आप इशूज़ के ऊपर कोई प्रोटेस्ट करें। आप लोगों का तो प्रोटेस्ट सिर्फ इमरान खान साहब की राय के ऊपर है, मतलब पिछले 1-1.5 साल में हमने कम ही देखा कि तहरीक इंसाफ इशूज़ के ऊपर निकली हो। देखिए, मेरी बात सुनिए, इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है कि आप एक ऐसे लीडर को कि जिसके ऊपर कोई जेन्युइन केस नहीं है। आपको पता है कि सबसे पहले जो इद्दत केस था, आप सबको पता है किस किस्म का केस था। उसके बाद जो तोशाखाना 1 जिसको कहते हैं वो क्या है, अब तोशाखाना 2 बनता ही नहीं है। वो डबल जेपटी लॉ के लिहाज से तोशाखाना 2 तो बनता ही नहीं है। और उसके अंदर ये याद रखें कि जो मर्जी आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई प्रोसीजर वायलेशंस हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है। कीमत छोटी ज़्यादा हो गई है, वो कैबिनेट डिवीज़न का मसला है, दबाव में आया नहीं आया वो उनका मसला है। As far as Imran Khan is concerned, he has not done anything wrong as such, ठीक है, as far as that is concerned। अब उसमें जो गलत चीज़ें, उन लोगों को तो आप सज़ा नहीं दे रहे जिन्होंने गाड़ियाँ निकाली है, जो कि एक्चुअली क्राइम है, उनको आप सज़ा नहीं दे रहे। उसके बाद फिर आप लोगों ने साइफर के केस में आप लोगों ने उसका भी हशर देख लिया है। अब आप चौथी चीज़ है जो कह रहे हैं कि जी 170 मिलियन पाउंड्स का जो केस है, उसमें 1 रुपये इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, सारा का सारा गवर्नमेंट ने इस्तेमाल कर लिया। उसके अलावा एक चीज़ के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, 1 इंच ज़मीन जो है वो इमरान खान या उनके रिलेटिव्स या किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं है। तो इसमें करप्शन कहाँ से आ गई? और दूसरा ये कि नैब लॉस के तहत अभी वो जो कैबिनेट के थ्रू चीज़ होती है उसके ऊपर आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसके ऊपर नैब के कवानीन लागू भी नहीं होते जो नया नैब आया। तो मुझे समझ नहीं आती। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मुल्क के 87% अवाम जो है वो इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और आपने उन्हीं को पकड़ के जेल में डाला हुआ है फॉर नथिंग। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या चीज होगी? आपने सर ये जो 87% लोगों की बात की, इस वक्त तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। चंद हफ्ते कबल में काफ़ी शहरों में था खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से जब मैंने बात की, तो जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ सर्वेस के अंदर ग्रेजुअली ग्राफ तहरीक इंसाफ में की अवाम में मकबूलियत का डाउन हुआ, पब्लिक में भी उसी तरह का थोड़ा सा सेंटीमेंट दिखाई दिया कि हुकूमत जो है वो पब्लिक इशूज़ को बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो कि अब चीफ मिनिस्टर तो तब्दील हो गया, लेकिन अप्रोच अभी भी वही दिखाई दे रही है कि पब्लिक इशूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमरान खान की राय है। तो अगर पब्लिक इशूज़ को आप लोग एड्रेस नहीं करेंगे, मसाइल बढ़ते जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये जो आप 87% क्लेम कर रहे हैं, ये ग्राफ जो है ये बड़ा डिस्टर्ब होगा तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है जो गवर्नमेंट की ग्राफ है, उसमें अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करेगी वो नीचे जाएगी। एक है इमरान खान का ग्राफ, वो नीचे नहीं जा रहा। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
ठीक है, इनको आप सेपरेट करके रखेंगे। एक होता है लीडर की कि उसके ऊपर कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, वो एक चीज है। एक है परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, वो दूसरी चीज है। आप इनको लिंक नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक इनका आपस में लाजिम और मलजूम रहता है। मेरे नहीं ख्याल कि इमरान खान का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन हुकूमत की पाकिस्तान का एक मकबूलियत बहुत का ग्राफ बड़ा डाउन हुआ आपके नजदीक? इसको तो आप एक्सेप्ट करते हैं ना कि पब्लिक ने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया आप लोगों ने गवर्नमेंट ने? मुझे नहीं मालूम कि उसमें कोई ऐसा वो किया हुआ है कि जिसमें मैंने ये देखा हो कि ग्राफ नीचे किया है। लोग अगर जाके कर रहे होते हैं, आपने जब स्टडी करनी होती है तो वो प्रॉपर स्टडी होती है। मैं कैमरा लेके 3-4 बंदों से मिल लूं, उसमें सर बायसिज्म वो तो होती है कि डेफिनेटली एक जगह पे मैं डेफिनेटली उस सर्वे की बात नहीं कर रहा। मैंने मैंने बहुत से कोई ब्यूरोक्रेट से भी कोई मुलाकात सर्वे की जो प्रोविंशियल सर्विसेज कोई के थे। सर्वे मैंने कोई देखे ना, ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अवाम। ठीक है, उनको आप सेपरेट कर ले। मैंने कोई नहीं ऐसी नहीं सर, स्टडी नहीं मैं देखी और पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। उनका ये कहना था कि इस वक्त जिस कदर करप्शन हो रही है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इस चीज का कोई एहसास नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट सारे मामलात को देखती बूझती भी आंखें बंद करके बैठी हुई है। एक बात याद रखें, करप्शन बगैर ब्यूरोक्रेसी के हो ही नहीं सकती, नहीं। ब्यूरोक्रेसी इज 100% इन्वॉल्व, बल्कि वो एक्चुअली सारी चीज करते हैं। मेरी नजर में वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स इज ब्यूरोक्रेसी। वी नीड टू रियली सॉर्ट दैट थिंग आउट। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मैं ये जरूर समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपना साथ साथ अपना काम भी करने चाहिए। ठीक हो गया। आप इमरान खान के लिए जरूर सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ वो भी करें। बिल्कुल। आखिर में सर, चूंकि मुझे इल्म है आपके पास वक्त कम है, सर ये जो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मसला है, वफाकी हुकूमत कह रही है कि गाड़ियों में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक हालत में गाड़ियां हैं, काबिल इस्तेमाल हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्यों उनको लेने से इनकार किया? अभी जो हालात हैं, हमारे मौशी हालात भी सबके सामने हैं। अगर ऐसे में वफाकी हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं जो काबिल इस्तेमाल हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त केपी पुलिस जिस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही है, उनको बिल्कुल ये लेना चाहिए था और एक्नॉलेज करना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट की इस एफर्ट को? देखिए, ये तो जिन लोगों ने वापस किया उन्होंने देखा होगा। जो मैंने सुना है वो यही है कि दे वर नॉट प्रॉपरली, वो बुलेट प्रूफ नहीं थी उनके अंदर। अगर बुलेट प्रूफ के अलावा बॉम्ब प्रूफ या इस किस्म की चीजें नहीं थी, और प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का, वो कहते कि नहीं ठीक है, आप लोग अपने लिए इस्तेमाल कर ले, हम अपने लिए दूसरा कर लेंगे। तो वट एवर इट इज, आई थिंक दैट्स अ प्रेरोगेटिव ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।